नमस्कार। यूट्यूब चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूँ क्लास 11th के हिस्ट्री को लेकर। यह इतिहास का पहला चैप्टर होगा जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। और ये जो पूरा चैप्टर है यह सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया है, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यह वह चैप्टर है जिसको अच्छे अच्छे शिक्षक शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर थोड़ा सा पेचीदा शब्दों का हेरफेर और डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग होने के कारण यह विद्यार्थियों को थोड़ा सा बाउंस करता है। फिर भी हमने प्रयास किया है कि इसको सरल भाषा में संजो करके आपके सामने प्रस्तुत करूं ताकि ये आपको बातें समझ में आए। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री समझना आसान है, एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा सा टफ होता है, और उसमें भी ये एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो हम मेसोपोटामिया शुरू करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा नजर डालेंगे इसके हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पे, या यूं कहें ज्योग्राफिकल हिस्टोरी पे। इस ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में सबसे पहले इसका हम क्षेत्र देखेंगे कि मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी। जिस तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन एक संस्कृति डेवलप हुई थी और उसमें कई क्षेत्र थे, उसी तरह मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी कई क्षेत्र हैं। और यह जो मेसोपोटामिया शब्द है, यह दो शब्द मेसस और पोटामस, मेसस और पोटामस, दो शब्दों से बना है। मेसस का अर्थ होता है मत, और पोटामस का मतलब होता है नदी। अर्थात दो नदियों के क्षेत्र का भाग मेसोपोटामिया कहलाता है। और यह दो नदी कौन है? तो ये दो नदी दजला और फरात है। थोड़ा सा नदी के उत्पत्ति को देख लेते हैं। ये नदी पश्चिम में फारस की खाड़ी, इंग्लिश में पर्शियन गल्फ कहते हैं, यहां से एक नदी निकलती है और जब आगे बढ़ती है तो रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवेश के बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, और एक दाहिने जाती है और एक बाएं जाता है। जो दाहिने तरफ की नदी है उसको दजला कहते हैं, और दजला को इंग्लिश में टाइग्रिस रिवर कहते हैं। कहीं कहीं टाइग्रिस ही मिलेगा, हिंदी में लिखा हुआ भी, तो घबराना नहीं। यानी दजला नदी को टाइग्रिस और फरात नदी को भी यूफ्रेट्स रिवर बोलते हैं। यूफ्रेट्स रिवर, और उसकी हिंदी में फरात कहते हैं। तो ये जो धाराएं देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये दजला नदी है। और दजला नदी के तट पे ही आसपास के क्षेत्रों में असीरिया क्षेत्र का विकास होता है, जिसको असीरियाई कहते हैं। और प्रारंभिक के मुहानों पे सुमेर की सभ्यता का विकास होता है, जिसको सुमेरियन कहते हैं। और आगे बढ़ने पर दजला और फरात नदी के बीच में बेबीलोनिया की सभ्यता या बेबीलोन का विकास होता है। और ये बेबीलोन से पहले का जो क्षेत्र है यह सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है।
लेकिन मेसोपोटामी सभ्यता का उल्लेख बाइबल में भी मिलता है, लेकिन उसकी सत्यता का दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेसोपोटामी सभ्यता लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के आसपास वहां कृषि का विकास हो गया था। और यह सभ्यता मूल रूप से लगभग 3200 ईसा पूर्व से शुरू होकर के और लगभग 700 ईसा पूर्व तक चलता है। यानी पूरे विश्व में जितनी प्राचीन सिविलाइजेशन है उसमें से सबसे लंबी सिविलाइजेशन उसकी रही। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के यानी बाइबल के पहले भाग में, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, उसमें इसका जिक्र है और उसमें कहा गया है कि जब वहां विपदा की घड़ी आई थी पूरी दुनिया में, तो सभी प्राणी संकट में पड़ गए, पूरा बाढ़ से जलमग्न हो गया। तो उस समय जीसस ने एक नोआ नाम के मनुष्य को भेजा और उस मनुष्य ने एक बहुत बड़ा नाव का निर्माण किया और उसने इस पृथ्वी के जितने जीवित जीव थे उनमें से सभी का एक एक जोड़ा उस नाव में रख लिया। बाकी जितने प्राणी थे वे सभी नष्ट हो गए, लेकिन जो एक एक जोड़ा बचा था उसी से फिर इस सृष्टि का विकास हुआ, इन जीवों की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस कहानी की भी सत्यता नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये कहानी के रूप में इसका जिक्र हुआ है और वहां से 19वीं शताब्दी में 1840 के आसपास जो वहां पे खुदाई होती है, तो उस खुदाई से मिट्टी की पट्टिकाएं मिलती है, जो मिट्टी का टैबलेट कहा जाता था, और उस टैबलेट से वहां की प्राचीन सभ्यता के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिलती। तो इस मेसोपोटामी सभ्यता में जिसका जो भौगोलिक भाग है जिसको हम अभी देख रहे हैं, उसके पूर्वोत्तर भाग यानी उसके पूर्वी और उत्तरी भाग में हरे भरे ऊंचे मैदान है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्षेत्र आगे बढ़ता है मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास होता है। हालांकि इसकी मिट्टी भी जलोढ़ टाइप की मिट्टी है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो उसमें गाद लाए जाते हैं उसी गाद के जमाव से वहां की भूमि उपजाऊ हो गई और दजला और फरात नदी, यही दो नदियों के जल वाहन क्षमता के कारण वहां कृषि का विकास हुआ। साथ ही इन दो नदियों से यातायात का साधन प्रारंभ हुआ और अंतर्राष्ट्रीय रूप में विकसित हुआ, और रेगिस्तान के शहरों में भरण पोषण के साधन मौजूद थे, और जो पहाड़ों से निकल के ये नदियां उपजाऊ भूमि लाती थी
बाढ़ में एक तो उस जल से सिंचाई हो जाता था और उसके गाद जमा होने से मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। उस उपजाऊ क्षेत्र में उस समय गेहूं, मटर, जौ इत्यादि की खेती की जाती थी। लेकिन दक्षिण जो मेसोपोटामियाई क्षेत्र था वह पहले से उतनी संपन्न कृषि में नहीं था और वहां जरूरत से कम वर्षा होती थी। खेती के अलावा जहां पे घास का मैदान होगा, निश्चित ही पशुपालन होगा। तो कृषि के अतिरिक्त मेसोपोटामिया के लोगों का जो मुख्य कार्य था वह था भेड़ बकरी पालन। और जहां भेड़ बकरी पालन होगा वहां बड़े पैमाने पर मांस, दूध और ऊन, 3 चीजों का उत्पादन होगा। और जब ये 3 चीज होंगे तो निश्चित है वह क्षेत्र आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र कहलाएगा। तो मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम कांस्ययुगीन सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हो गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम कांस की धातु बनाना या कांस बनाना अगर जानते हैं, क्योंकि कांस बनाने के लिए तांबे और रांगा की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास वो 2 चीजें नहीं हैं तो वो चीज आप नहीं बना पाएंगे। और हर चीज जो आपके उपयोग की है, जरूरी नहीं कि हर चीज आपके पास उपलब्ध हो। तो निश्चित ही अगर आप हथियार बनाते हैं, भाला बनाते हैं, तो विभिन्न धातुओं के लिए कहीं ना कहीं आपको निर्भर रहना पड़ेगा। तो उन वस्तुओं को आप बाहर के क्षेत्रों से मंगाएंगे तो उसके एवज में आपके पास जो चीजें उपलब्ध हैं वो आप उसको देंगे। और लेना और देना, इससे व्यापार बढ़ेगा। और जहां व्यापार बढ़ेगा निश्चित ही वहां पे शहरीकरण प्रारंभ होगा। जब शहरीकरण का थोड़ा सा हम इंपोर्टेंस देखते हैं, क्योंकि विश्व में पहला शहरीकरण मेसोपोटामिया के क्षेत्र में ही होता है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों को रहने का स्थान होता है और आर्थिक, सामाजिक रूप से वह हमेशा समृद्ध होता है। जहां व्यापार होंगे, जहां कृषि का विकास होगा, तो यह जरूरी नहीं कि हर क्षेत्र में कृषि का विकास हो। तो जहां कृषि का विकास होगा, हो सकता है कि वहां पे खनिज पदार्थ नहीं हो, और जहां खनिज पदार्थ हो वहां कृषि का विकास नहीं हुआ हो। तो आदान प्रदान के लिए कृषि सामग्री आपको देना पड़ेगा और खनिज पदार्थ आपको लेना पड़ेगा। तो जब मंदिरों का निर्माण वहां प्रारंभ हुआ तो मंदिरों में की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कीमती पत्थर या सुंदर पत्थर की आवश्यकता हेतु
यहां के लोग या यहां के राजा या उस शहर के प्रधान अन्य देश के प्रधान से संपर्क स्थापित कर वहां से पत्थर मंगाते थे और लाने वाला कोई और होता था। यहां भंडारण क्षमता की जाती थी, भंडारण क्षमता की आवश्यकता होती थी, मजदूर लगते थे। जो कारीगर होते थे उनका काम था पत्थरों पे पॉलिश करना, पत्थरों में छिद्र करना, उसे मुद्रा का निर्माण करना, औजार बनाना, नक्काशी करना। तो सभी लोग एक एक क्षेत्र के एक्सपर्ट हुआ करते थे। यहां तक कि जो कार्य जैसे किसी चीज को पकाने के लिए उस समय कोयले की तो खोज हुई नहीं थी, तो लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होती थी, जो भी बाहर से मंगाया जाता था, और उसके कार्य करने वाले लोग भी विशेष होते थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया में हम देखेंगे कि हर कार्य के लिए अलग अलग तरह के लोग निर्धारित थे। उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, जो आज भी विद्यमान है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न तरह के ईंधन, धातु, लकड़ी, मुद्रा काटने के लिए औजार या वैसे कार्यों के लिए यहां से दक्ष लोगों को भी दूसरे क्षेत्रों में भेजा जाता था। मेसोपोटामिया की संस्कृति से एक मूर्ति निकला जिसको वारका शीर्ष कहा जाता है। वारका शीर्ष यह 3000 ईसा पूर्व में खोजी गई स्त्री की मूर्ति है, जिसका किताब के एनसीईआरटी हिस्ट्री के पेज नंबर 12 पर वह चित्र दर्शाते हैं। उसमें यह उस समय की सबसे खूबसूरत मूर्ति है, जिसको संगमरमर के पत्थर पर तराशा गया है और नीले लाजवर्ड से उसकी आंखें बनाई गई है, गाल कोमल, और सर में कुछ खांचा छोड़ा गया है। वह खांचा शायद मुकुट पहनाने के लिए छोड़ा गया है। गालों चेहरे का सुकोमल चित्रण किया गया है, जो विश्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर के रूप में इसको माना जाता है। तो शहरीकरण वहीं से प्रारंभ होता है, जब एक क्षेत्र में विभिन्न तरह के कार्य करने वाले विभिन्न समूहों के लोग धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। तो निश्चित ही जब शहरीकरण होगा तो शहरों से या शहरों में माल की आवाजाही प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए औजार, मोहर, मुद्रा, आभूषण, ये सब बनाने के लिए तो उस समय भी मेसोपोटामिया के लोग तुर्की और ईरान से व्यापार करते थे। ईरान क्यों? क्योंकि ये जो मेसोपोटामिया है यह वर्तमान में इराक है, जिसकी राजधानी बगदाद है और एक गल्फ कंट्री है। जस्ट इसके बगल में ईरान है, तुर्की है, फिर उधर जाइए कुवैत है। तो सारे देश जो है लगभग जितने गल्फ कंट्री है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, तो सभी क्षेत्र आसपास में ही है। तो एक दूसरे से व्यापार इन लोग का प्रारंभ हो जाता है। और जब व्यापार प्रारंभ होगा तो वही दक्षिण मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में
संगठन की स्थापना होती है, क्योंकि आप दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं तो कोई व्यक्तिगत रूप से वह न जाएगा न आएगा, उसके लिए वहां के राजा की अनुमति होगी और वह राजा एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, तभी संभव है। आवाजाही के लिए जो भाड़ वाहन पशु होते थे, पशुओं के द्वारा एक देश से दूसरे स्थान तक बैलगाड़ियों से उसके पीठों पर सामान लाद करके सामान ढोया जाता था। उसमें खर्च बहुत आता था, उस पशुओं को चारा खिलाना होता था, समय ज्यादा लगता था, कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता था। इसीलिए कालांतर में भारवाहक पशुओं की जगह नदियों और नहरों का उपयोग किया जाने लगा, ताकि भार वाहन यातायात में सुविधा हो और जल धाराओं के अनुरूप यातायात प्रारंभ हो गया। और यातायात जहां जिस केंद्र से यातायात प्रारंभ होगा उस वह केंद्र निश्चित ही धीरे धीरे शहरों में बदल जाएगा। और यही कारण है कि यह जो फरात नदी है, यह फरात नदी विश्व जल मार्ग का केंद्र बन गया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी राजा ने किसी देश के राजा को संदेश भेजना था और वह मौखिक संदेश भेजता था और राजा मानने से इनकार कर देता था। ऐसे सिचुएशन में उच्चारित शब्द जो हम बोलते हैं और जैसे बोल रहे हैं हूबहू चित्रों के माध्यम से उसको दर्शा देना चित्रात्मक लिपि में आता है, पिक्टोग्राफ जिसको कहते हैं। लेकिन मेसोपोटामिया में अपने शब्दों को मिट्टी की पट्टिकाओं पर किलकार लिपि द्वारा लिखा जाता था, जो प्रारंभ में वह चित्र को दर्शाता था, जैसे मछली बना देना, रोटी बनाना, बैलों को दर्शा देना, वाहनों को दर्शाना, आदमी को दर्शाना। तो ये चित्र के रूप में थे, लेकिन ये जो चित्र थे स्पष्ट लेखन नहीं थे, क्योंकि जो चीज चाहिए वही चीज दर्शाया जाता था, केवल समझाने मात्र से। लेकिन यह धीरे धीरे उसी प्रकार से अन्य शब्दों के लिए, अन्य वाक्यों के लिए वैसे चित्रों को दर्शाया जाने लगा, जिसको हम किलाकार लिपि बाद में रूप ले लेता है वह, और वही लिपि बाद में चलने लगता है। यानी हर चित्र में कहीं ना कहीं एक नुकीला होता है। और यह सुमेर की या मेसोपोटामिया की पहली लिपि थी। और यह लिपि नाम तो बाद में दिया गया कि यह कोई लिपि है, यह कोई स्क्रिप्ट है, क्योंकि किसी चीज को लिखित रूप देने के लिए पेपर का आविष्कार वहां नहीं हुआ था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, पेन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मिट्टी की पट्टिका बना करके जो लेखक होते थे वह चिकनी मिट्टी को गूंथ करके, गीला करके, धूप में सुखा करके, ये थोप करके बराबर सिलेट का आकार देते थे और उस पर लिखते थे। और यह लिखने के लिए कई चीजों में इसका प्रयोग होता था, जैसे व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक पट्टिका का प्रयोग किया जाता था। और उस पट्टिका पर लिखने के बाद उसको धूप में सुखा करके ईंट का रूप दे देते, मजबूत बना दिया जाता था, ताकि फिर से उस पर दोबारा खुरेद करके लिखा ना जा सके। यानी एक व्यापार के लिए एक बार जिस पट्टिका का प्रयोग हो गया उसका दोबारा प्रयोग नहीं होता था। इसके अलावा किसी चीज की खरीद बिक्री,
कानूनी नोटिस, राजाओं के आदेश इत्यादि उसी पट्टिका पर लिखे जाते थे। और लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास एक किलाकार चिन्ह वाले बहुत सारे लिपियां, लगभग 5000 पट्टिकाएं पाई गई। उसी से यह बात का अंदाजा लगाया गया कि एक बार ही उसका प्रयोग होता था और उसका काम खत्म होने के बाद उसको फेंक दिया जाता था। और इसका प्रयोग लगभग 2600 वर्षों तक मेसोपोटामिया में चला। लेकिन लेखन कला के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता था वह थोड़ा सा पेचीदा था, उसको पढ़ना मुश्किल होता था। जैसे अगर हम राम लिखते हैं तो RM यानी एम दर्शाता है म को, लेकिन अगर हम मान लिखते हैं तो इस म के लिए एम का प्रयोग ना होकर किसी अन्य चीज का प्रयोग हो जाता था। यह बड़ी मुश्किल था। यानी शब्दों के लिए ही वहां लिपि थे और शब्द बदलते थे तो फिर स्क्रिप्ट बदल जाता था, लिखने का तरीका बदल जाता था। इसीलिए मेसोपोटामियाई सभ्यता के जो लेख हैं या उसके जो वर्ण है या अक्षर है उसको पढ़ने में बहुत सारी परेशानी हुई, क्योंकि जो भी चीज लिखा गया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से उसको लिखा गया और एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्रों के लिपि को पढ़ने में या शब्दों के लेखन को पढ़ने में थोड़ा मुश्किल काम हुआ। लोग वहां के बहुत पढ़ लिख नहीं सकते थे, उस लिपि को सभी के पास ज्ञान नहीं था। और वह लिपि क्या था? प्रतीकों का एक चिन्ह था। और अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख भी किया गया और राजाओं के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया और उन पर केवल विद्वान और बुद्धिजीवी वर्ग ही चर्चा कर पाते थे। लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि चाहे उसकी लेखन कला जैसी हो, उसकी लिपि चाहे जैसी हो, लेकिन प्रारंभ किसने किया? सबसे पहले देखना यह है। तो उस समय एनमरकर एक प्राचीन शासक हुआ करता था। एनमरकर वह सुमेरियन महाकाव्य में उसके बारे में स्पष्ट जिक्र किया गया है और सुमेर को उस काव्य में सुंदर शहर के जगह पर शहर शब्द का प्रयोग किया गया है। सुमेर के व्यापार का पहली घटना का जिक्र उस महाकाव्य में है, जहां के शासक एनमरकर द्वारा कुछ चीजों का जिक्र किया गया है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वह अपने एक विशेष दूत को अरट्टा, यानी एनमरकर जो है, एनमरकर यह शासक है सुमेर का और अपने एक विशेष दूत को ओरट्टा भेजता है। ओरट्टा नहीं, इसको अरट्टा ही पढ़ेंगे। विशेष दूत को अरट्टा, हिंदी में अरट्टा, अरट्टा भेजता है। वह दूत उस देश में जाता है
और जाने के क्रम में उसको बहुत समय लगता है। उसको नदी, झील, झरने, रेगिस्तान, पहाड़, कई पहाड़ों को पार करना होता है, क्योंकि जिसको जहां उसको भेजा जा रहा होता है उस देश में चांदी जैसे महंगी धातुओं की उपलब्धता है और उसको अपने क्षेत्र के मंदिरों में सजावट हेतु उस धातु की आवश्यकता है। और वह सुदूर देश के शासक के पास जाने के क्रम में कई मार्ग बदलता है। और उस कहानी है ये, उसमें लिखा भी गया है कि जब वह पहाड़ पर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है तो वहां के जो तराई क्षेत्र के लोग होते हैं उनको ये चूहे की तरह नजर आते हैं, इसलिए चूहा समझ कर उसको नमस्कार करते हैं। वह राजदूत, वह दूत वहां के मुखिया से मिलता है और मिलने के बाद में रिक्वेस्ट करता है, नहीं मिलता है। कई क्षेत्रों में जाता है, कई शासकों से मिलता है, बारंबार विनती करने के बाद, बारंबार यात्रा करने के बाद भी वह राजा इनमरकर के आदेशानुसार कोई चीज ला नहीं पाता है और कई बार वह धमकियां भी देता है। राजा की ताकत के बारे में बताता है, लेकिन जो जहां का शासक होता है वह वहां के लिए ताकतवर होता है और जिसका नतीजा होता है कि दूत के बार बार वापस आने से राजा तंग हो जाता है और तंग आने के बाद में राजा मिट्टी की लिपिक बनवाता है, पट्टिका बनवाता है और उस पट्टिका पर अपने आदेश को लिख करके भिजवाता है। तो जिस पट्टिका पर वह अपने आदेश को लिखता है ना, वहीं से लेखन कला प्रारंभ होती है और जिस अक्षर का वह प्रयोग करता है वही अक्षर किलाकार लिपि के रूप में जाना जाता है और यहां से लेखन कला प्रारंभ होती है। इस पहले चैप्टर के इस भाग में आज मैं यही इसको खत्म करता हूं। अगले भाग में हम देखेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा, और प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लाइक करें, शेयर करें, बट एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करें कि कैसा लगा। धन्यवाद।